ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। अब वक्त है न्यूज एट 10 का। जिस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 100 की रफ्तार से चलती हैं, वहां पर एक छोटी गलती जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, लेकिन कुछ ड्राइवर्स इस बात की अनदेखी करते हैं और नतीजा होता है भयानक हादसा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर टेम्पो ड्राइवर ने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से जोरदार टक्कर हो गई। टेम्पो ड्राइवर ने अचानक टेम्पो दाईं ओर मोड़ा, जिससे टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो पलट गया। हादसे का पूरा मंजर सफारी कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। टेम्पो के पलटने के बाद कार वाला सन्न रह गया। कार वाले को लगा कि टेम्पो सवार लोगों को गंभीर चोट आई होगी। घबराहट में उसने किसी को फोन लगा दिया। हेलो, अरे बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। कार वाला पूरी तरह से डर गया था, लेकिन जब टेम्पो ड्राइवर दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो कार वाले की जान में जान आई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में ना तो कार ड्राइवर को चोट आई है और ना ही टेम्पो के ड्राइवर को। यूपी के सहारनपुर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बीजोपुरा गांव में एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और फिर इलाके में दहशत फैल गई। क्योंकि ड्राइवर जलते हुए ट्रक को काफी दूर तक भगाता हुआ ले गया और ये देखकर सड़क से गुजर रहे लोग डर गए। हादसा तब हुआ जब 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से ट्रक टकरा गया और फिर तेजी से आग भड़क उठी, क्योंकि ट्रक कागज से लदा हुआ था। घटना सहारनपुर के बीजोपुरा गांव में हुई। ड्राइवर ट्रक को गांव से दूर भगा कर ले गया, जिससे गांव में बड़ा हादसा ना हो, लेकिन ट्रक की रफ्तार की वजह से रास्ते में आग के शोले सड़क पर गिरते चले गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक का बड़ा हिस्सा जलकर तबाह हो चुका था। राजस्थान के बीकानेर के पीबीएम सरकारी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल के अंदर दो पक्षों के बीच गर्मागर्मी हो गई और फिर देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। ओए, क्या हो रहा है? अस्पताल के मेडिसिन विंग में जमकर थप्पड़ घूंसे चले और इस मारामारी को देखकर वार्ड के अंदर मरीज भी घबरा गए। ओए, क्या हो रहा है? बात इतनी बिगड़ गई कि एक युवक ने मारने के लिए स्टूल उठा लिया, तो दूसरे ने ग्लूकोज स्टैंड से हमला किया। अरे हेलो हेलो। विवाद की वजह पारिवारिक झगड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित ने अपनी पत्नी पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया। ओए, क्या हो रहा है? बीकानेर में पीबीएम अस्पताल में हुई इस मारपीट की सूचना प्रशासन ने तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। अरे हेलो हेलो। लेकिन अस्पताल जैसे संवेदनशील जगह पर मरीजों के बीच इस तरह का हंगामा होने से अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। कर्नाटक के मांड्या से एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस बुजुर्ग महिला ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगकर अपना पेट पाला, उसी महिला की मौत के बाद जब उसके पीछे छूटा हुआ सामान सामने आया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस महिला को लोग बेबस और लाचार समझते रहे, उसकी असलियत सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। महिला की मौत के बाद जब लोगों ने उसके घर की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। महिला के छोटे से कमरे से नोटों से ठसाठस भरी 30 से ज्यादा बोरियां मिली। जब इन बोरियों को खोला गया तो उसमें 10, 20 और 50 रुपए के नोटों का अंबार लगा हुआ था। पैसों की गिनती शुरू हुई तो कई घंटे बीत जाने के बाद भी नोट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शुरुआती गिनती में करीब 8 लाख रुपए गिने जा चुके थे, जबकि अभी कई बोरियों की गिनती बाकी थी। फिलहाल इन रुपयों को एक मस्जिद की देखरेख में रखवा दिया गया है और महिला के रिश्तेदारों को खबर दे दी गई है। अब उनके आने के बाद ही बाकी बची बोरियों में रखे हुए कैश की गिनती की जाएगी। तमिलनाडु के नीलगिरी में एक हाथी ने जमकर कोहराम मचा दिया। ये तब हुआ जब हाथियों का एक झुंड सड़क पार कर जंगल की दूसरी तरफ जा रहा था कि तभी वहां से गुजर रहे कुछ पर्यटकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे झुंड में शामिल एक हाथी भड़क गया और उसने वहां खड़ी एक कार पर हमला कर दिया।
हाथी ने पहले कार के बोनट पर पैरों से हमला किया और फिर अपनी सूंड से कार को पलटने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत कार को रिवर्स किया और वहां से पीछे हट गया। कुछ देर बाद हाथी शांत हो गया और अपने झुंड के साथ जंगल की ओर चला गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ खरादी क्षेत्र में यमुना नदी में नहाने गया एक युवक काफी तेज बहाव में फंस गया, जिसे बहुत मुश्किल के बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। युवक तेज बहाव के बीच एक पत्थर पर फंसा हुआ था। ऐसे में एसडीआरएफ ने यमुना नदी के इस पार से उस पार तक रस्सी बांधी। फिर रस्सी के जरिए एक जवान पत्थर पर फंसे युवक तक पहुंचा और फिर कुछ इस तरह रस्सी के जरिए युवक को बाहर निकाला गया। युवक का नाम सुजीत यादव बताया जा रहा है, जो कि बिहार का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक युवक खरादी झूला पुल के पास नहा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो तेज बहाव में बहने लगा। ऐसे में उसने किसी तरह नदी के बीच मौजूद पत्थर को पकड़ लिया और वहीं जाकर बैठ गया, जिसके बाद एसडीआरएफ ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के अमरावती में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। अमरावती के जिला अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में भीषण आग लग गई। जिस समय चाइल्ड वार्ड में आग लगी उस समय वहां 39 नवजात बच्चे भर्ती थे। अस्पताल का ये वही चाइल्ड वार्ड है जहां आग लगने से 3 नवजात बच्चों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि अमरावती जिला अस्पताल में 3 चाइल्ड वार्ड्स हैं। इस चाइल्ड वार्ड में 9 नवजात बच्चे भर्ती थे। आग लगी तो अस्पताल कर्मचारियों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। 6 नवजात बच्चों की जान भी बचा ली गई, लेकिन 3 नवजात बच्चे आग की चपेट में आ गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आग लगने की घटना के बाद बीजेपी नेता नवनीत राणा ने अस्पताल का दौरा किया। वहीं इस दुखद घटना के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। आग लगने से 3 नवजात बच्चों की मौत से पूरे अमरावती और महाराष्ट्र में शोक की लहर है, लेकिन अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लगने की जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो बेहद डराने वाली है। देखिए, दावा यह किया जा रहा है कि वेंटिलेटर फटने से चाइल्ड वार्ड में आग लगी, यानी कि सांस देने वाली मशीन ने ही 3 बच्चों की सांसें छीन ली। खबर है कि विस्फोट के साथ चाइल्ड वार्ड में आग लगी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने, नर्स और कर्मचारियों ने वहां तुरंत बच्चों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। दावा यह भी है कि जिस वार्ड में 3 नवजात बच्चे जले वहां पर 9 नवजात भर्ती थे, जिनमें से 6 को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 की मौत हो गई। खबर है कि 6 बच्चे भी झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 3 बच्चों की मौत ने नवजातों की सुरक्षा और अस्पताल में अग्निशमन व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से जो वीडियो सामने आया है वो न सिर्फ व्यवस्था की पोल खोलने वाला है, बल्कि चेतावनी भी दे रहा है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो छात्रों की जान जा सकती है। सैलाब सड़क पर बने छोटे पुल के ऊपर से बह रहा है और उसी के बीच से बड़ों के साथ छोटे बच्चे जोखिम उठाकर जाते दिखे। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कई छात्र छात्राएं ठिठक कर किनारे खड़े हो गए, लेकिन स्कूल जाने में देरी होने की वजह से छात्रों ने पानी पार करने का फैसला किया। खतरे को भांपते हुए परिजनों ने बच्चों को गोद में उठा लिया था और इस तरह काफी संघर्ष के बाद उन्हें स्कूल पहुंचाया। वीडियो नरसिंहपुर जिले के मुदई बेलखेड़ी मार्ग का है। भारी बारिश की वजह से स्थिति खतरनाक बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल की ऊंचाई कम होने के कारण थोड़ी बारिश में ही इसके ऊपर पानी बहने लगता है और कोई व्यवस्था न होने की वजह से लोग खतरा मोलकर इसे पार करते हैं। सावन के महीने का आज आखिरी सोमवार है और इस पावन मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखी। काशी विश्वनाथ में भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया और फिर भक्तों के लिए कपाट खोले गए। पूरा मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज रहा था। इधर हरिद्वार में भी भक्तों का जनसैलाब दिखा। भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। बरेली, बक्सर, गाजियाबाद और दुमका समेत देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा हुई और लाखों भक्तों ने सावन के आखिरी सोमवार को जलाभिषेक किया। बिहार में सावन के आखिरी सोमवार के दिन फिर से बड़ा हादसा हो गया। इस बार मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे को धक्का देकर बाहर भागे।
हादसे के पहले का जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि मंदिर में भारी भीड़ थी। को निकालो ना। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक धक्का मुक्की शुरू हुई और फिर लाइन टूटने से भगदड़ जैसी स्थितियां बन गई। भीड़ का दबाव इतना था कि लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने काफी देर तक हालात को संभाले रखा, लेकिन फिर भीड़ के दबाव में बैरिकेडिंग टूट गई। इसके बाद जो भगदड़ मची उसमें करीब आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। घायल श्रद्धालुओं को JNKT मेडिकल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले 17 अगस्त को बिहार के लखीसराय स्थित अशोकधाम मंदिर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। मथुरा वृंदावन में बंदरों के बढ़ते आतंक ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। सबसे नई तस्वीर मथुरा के चंदनवन कॉलोनी की है। यहां बंदरों ने एक राहगीर पर हमला कर दिया। बच्चे के साथ जा रहा युवक डंडे के जरिए बंदरों को खुद से दूर रखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन युवक की ये कोशिश बेकार हो गई। एक बंदर ने अचानक उस पर हमला बोल दिया। ऐसे में युवक तेजी से पीछे हटा और किसी तरह खुद को और बच्चे को बचाते हुए दूसरी तरफ चला गया। इस दौरान कई और बंदर सड़क पर उछल कूद मचाते नजर आए। हैरानी की बात ये रही कि मथुरा वृंदावन में बंदरों के आतंक की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। बावजूद प्रशासन बंदरों पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम उठाता नहीं दिखता। त्योहारों के मौसम में पहले चीनी ने लोगों की जिंदगी से मिठास छीनी और अब प्याज के दाम रुला रहे हैं। दिल्ली में 1 किलो चीनी का भाव 60 से 65 रुपए किलो हो गया। प्याज की अगर बात करें तो राजधानी में 1 किलो प्याज भी 60 से 65 रुपए के बीच मिल रही है। मुंबई में चीनी का दाम 65 से 70 रुपए पहुंच गया है। वहीं प्याज का रेट माया नगरी में लगभग 70 रुपए प्रति किलो हो गया है। पटना में भी चीनी 65 रुपए से 70 रुपए किलो के बीच मिल रही है। वहीं प्याज का भाव 50 से 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। और ये हाल देश के कई हिस्सों में है, यानी आम आदमी पर फेस्टिवल सीजन में महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। चीनी के बाद अब प्याज की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में प्याज के दाम 60 रुपए के पार पहुंच गए हैं और लोग इस महंगाई की मार से परेशान हैं। दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। और यही हाल पटना का भी है, जहां प्याज ने अर्धशतक लगा दिया है और लोगों को ये भाव अब रुला रहा है। प्याज का दाम इतना नहीं बढ़ना चाहिए। सरकार से अनुरोध है कि प्याज का दाम कुछ कम करे। खाली प्याज थोड़ो है, हर चीज का दाम बढ़ गया है। अब आदमी आत्महत्या करेगा। भोपाल और लखनऊ में भी प्याज के बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब को हिला कर रख दिया। तो महंगाई तो इतनी हो गई है कि हद से ज्यादा। सब्जियां हर चीज बहुत रेट हो गया है। और ये कहानी देश के कई राज्यों की है, क्योंकि प्याज का औसत खुदरा भाव 40 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। दिल्ली में आज सुबह हुई बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार को रोक कर रख दिया है। जगह जगह पानी भरने से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। ट्रैफिक जैम हुआ, काम पर भी असर पड़ा और इस पानी ने प्रशासन के दावों की पोल भी खोली। कुछ घंटों की बारिश में फिर वही कहानी हुई। दिल्ली पानी पानी हुई। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजधानी के संगम विहार इलाके में हुआ, जहां करीब 3 फुट पानी भर गया और इस पानी में एक स्कूल वैन खराब हो गई। छोटी छोटी बच्चियां धक्का मारकर वैन को बाहर निकालती दिखी। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के जखीरा अंडरपास में दिखा, जहां पानी भरने के बाद कई गाड़ियां फंस गई और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दुर्गा विहार में तो ऐसा लगा जैसे कोई नदी सड़क पर उतर आई हो। यहाँ पानी के बहाव के बीच बाइक वालों का चलना मुश्किल हो गया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने सही समय पर नालों की सफाई नहीं करवाई, इसलिए ये आफत आई। और ये कहानी सिर्फ दिल्ली के रिहायशी इलाकों की नहीं, कुछ घंटों की बारिश ने राजधानी के बाजारों को भी हिलाकर रख दिया। कनॉट प्लेस से लेकर सदर बाजार तक पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। बारिश ने दिल्ली के मशहूर सदर बाजार की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी। यहाँ पानी दुकानों के अंदर घुस गया। बाजार में खरीदारी करने आए लोगों को भी पानी के बीच मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस मार्केट में भी जलभराव ने मुश्किलें खड़ी कर दी। बारिश में बंद पड़ी गाड़ियों को लोग धक्का लगाते दिखे। उधर कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल और शिवाजी स्टेडियम के पास पानी ने ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, जिससे सुबह सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कमला नगर बाजार में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और ये हाल दिल्ली के लगभग हर इलाके का था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मछली भात को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है और आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं जो एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी सावन का हवाला देकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर मछली खाने और सनातन के अपमान का आरोप लगा रही है। मछली दावत पर सियासत की शुरुआत कल अयोध्या से हुई। अयोध्या के अर्पित मैरिज लॉन में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का स्वागत कार्यक्रम था, लेकिन स्वागत कार्यक्रम के दौरान मछली भोज आयोजित किए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग मछली भात की दावत उड़ाते नजर आए, लेकिन मछली का कांटा कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के गले में आकर फंस गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के महीने में मछली भोज आयोजित करने पर कांग्रेस को जमकर कोसा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। मछली भात की इस दावत ने इसलिए भी और तूल पकड़ा क्योंकि जिस जगह ये कार्यक्रम हुआ वो हनुमानगढ़ी के बिल्कुल पास है, इसीलिए साधु संत भी कांग्रेस पार्टी से नाराज हो गए। अब मछली दावत पर सियासत गरमाई तो देश भर से रिएक्शंस भी सामने आए। विवाद बढ़ा तो कार्यक्रम के आयोजक और कांग्रेस के नेता राम निहाल निषाद ने सफाई दी कि मछली खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस की मछली भात पार्टी को 2027 के चुनाव से जोड़ा। संजय निषाद ने कहा कि कांग्रेस ने ये दावत 4 से 5% आबादी वाले निषादों को लुभाने के लिए की, लेकिन निषाद समाज के लोग कांग्रेस के जाल में नहीं फंसेंगे। ये जाल में फंसाना चाहती है कांग्रेस मछली खिला के, और निषाद अब जाल में फंसने वाला नहीं। अजय राय को मछली भोज सियासी नजरिए से महंगा पड़ता दिखा तो अजय राय ने आज सफाई दी। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि उन्होंने मछली नहीं खाई। अरे आपके पास कोई फोटोज या वीडियो तो दिखाइए। हमारे पास तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो भी है, वीडियो भी है कि नॉनवेज खा रहे हैं। गौरतलब है कि यूपी में चुनाव नजदीक है और कांग्रेस पर तो पहले भी सनातन के अपमान के आरोप लगते रहे हैं और यही वजह है कि मछली का कांटा चुनाव में चुभे उससे पहले ही कांग्रेस इस मुद्दे को सुलझाने में जुट गई है। मुंबई के मजगांव में गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान अंडे फेंकने के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। इसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने की कोशिश में जुट गई। गणेश उत्सव के आयोजकों का आरोप है कि एसी बिल्डिंग से अंडे फेंके गए। जुलूस जब इलाके से गुजर रहा था उसी दौरान कुछ लोगों ने उनकी ओर अंडे फेंके। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और दो गुटों के बीच विवाद बढ़ गया। ये एरिया 50% हिंदू 50% मुसलमान ऐसा एरिया है, लेकिन 80 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऊपर से अंडा आया है, अंडा फेंका गया है, अंडा आया नहीं है और गणेश मूर्ति के सामने। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। मामले को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लोगों को समझाने में जुट गई और बवाल को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए। लेकिन इस बीच नाराज गणपति भक्त नारेबाजी करते रहे। इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने चेतावनी देने के लहजे में कहा कि भारत में हिंदू त्योहार का सम्मान करो या फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान चले जाओ। मगर इस महाराष्ट्र में अगर इस तरीके की कोई भी जिहाद कोई करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से हमारे हिंदुओं की तरफ गंदी नजर से देखेगा ना, तो उन लोग को सभी को मिट्टी में मिला देंगे। इतनी ताकत हमारे महाराष्ट्र की सरकार में। उनका पाकिस्तान में बैठे हुआ अब्बा भी उनको पहचान नहीं पाएगा। ऐसी हालत करके उनको पाकिस्तान भेज देंगे। मुंबई में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स ने प्रदर्शन किया। दरअसल ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी भाषा का ज्ञान है या फिर नहीं, इसकी जांच के लिए परिवहन विभाग एक विशेष अभियान चला रहा है और मराठी भाषा ना सीखने वाले चालकों को नोटिस भी दिया जा रहा है। मुंबई के कांदिवली इलाके में ऑटो टैक्सी चालकों ने प्रदर्शन कर इस अभियान पर नाराजगी जताई।
दूसरे राज्यों के चालकों ने आरटीओ अधिकारियों पर भेदभाव का भी आरोप लगाया। आज मेमो बना रहे हैं, कल 1 महीने के बाद उनको घूस चाहिए जबरदस्ती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के उस निर्देश पर बयान दिया जिसके तहत ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग यहाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के बाहर के हैं, उनको एक समय अवधि देनी चाहिए कि आप यहाँ की भाषा सीखें, बोलें, बोलचाल में लाएं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस नियम पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान होना चाहिए, लेकिन किसी की भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। रायबरेली में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान का जिक्र करते हुए तीखी टिप्पणी की। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर देश की बहु बेटियों को भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी देश को कोसना अपना अधिकार समझते हैं। बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई, भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। सीएम योगी ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जो उन्होंने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान दिया था। मनुस्मृति says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय एक के बाद एक अपने चुनावी वादे पूरा करने में जुटे हैं। उन्होंने राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। थलापति विजय ने तमिलनाडु की सभी महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा देने का ऐलान किया है। सामान्य बसों के अलावा महिलाओं को एक्सप्रेस और डिलक्स बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली बसों में महिलाएं मुफ्त ट्रैवल कर सकेंगी। इसके अलावा विजय सरकार ने अन्नपूर्णा सुपर 6 योजना का भी ऐलान किया, जिसके तहत गरीब परिवारों को हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। मुफ्त सिलेंडर योजना से तमिलनाडु के 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को फायदा होगा। गैस कंपनियों को आधिकारिक बुकिंग के आधार पर सिलेंडर का पैसा परिवार की महिला मुखिया के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर बच्चे को 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने की योजना पहले ही शुरू कर चुके हैं और इसके लिए 2 ज्वेलरी कंपनियों को 1,28,000 सोने की अंगूठियां बनाने का ऑर्डर दिया जा चुका है। एक अनुमान के मुताबिक 1 ग्राम सोने की अंगूठी की कीमत करीब 15,000 रुपए पड़ेगी। इन तीनों योजनाओं पर राज्य सरकार को हर साल करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढ ही लेते हैं। एमपी के गुना में भी ग्रामीणों ने आपदा को अवसर बना दिया। जैसे ही तेल का टैंकर पलटा, तेल लूटने के लिए लोग दौड़ पड़े। कोई बाल्टी लेकर आया, कोई कनस्तर, जिसके घर में जो भी बर्तन था वो लेकर दौड़ पड़ा और टैंकर से गिरते तेल को भरने लगा। टैंकर में जहां जहां ढक्कन थे वहां से तेल रीस रहा था और लोग अपने बर्तनों में उसे भर रहे थे। इसी बीच पुलिस को हादसे की खबर मिली तो वो मौके पर पहुंचे और लोगों को हटाना शुरू कर दिया। पुलिस धक्का देकर हटा रही थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। ग्रामीण ज्यादा से ज्यादा तेल भरना चाहते थे, क्योंकि महंगाई के युग में लोग सड़क पर बहते तेल से कुछ राहत पाना चाहते थे। पुलिस उन्हें खतरे से दूर करती रही और वे पुलिस को बचत का महत्व समझाते रहे। लोगों की माने तो टैंकर में रिफाइंड पाम ऑयल था, जिसे लेकर इंदौर से मंडीदीप ये टैंकर जा रहा था। लेकिन प्रशासन का कहना है कि टैंकर में खाद्य तेल नहीं था, इसलिए इसका खाने में इस्तेमाल ना करें। यूपी के मथुरा में सफाई कर्मी ने मारपीट का बदला अपने ही तरीके से लिया। हमला करने वालों को अंदाजा भी नहीं था कि सफाई कर्मी उसे इस अंदाज में सबक सिखाएगा। सफाई कर्मियों ने लात घूंसों के जवाब में घर के बाहर कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया। सफाई कर्मियों की इस करतूत से पूरे इलाके में हल्ला मच गया। आरोप है कि राधा कृष्ण धाम कॉलोनी में एक व्यक्ति ने सफाई कर्मी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद इलाके के सभी सफाई कर्मियों ने उसके घर के बाहर हंगामा कर दिया।
असली फिल्म तो तब शुरू हुई जब वहां कूड़े से भरी गाड़ियों ने एंट्री ली। एक एक कर दोनों गाड़ियों ने कूड़ा आरोपी के घर के बाहर उड़ेलना शुरू कर दिया और खूब नारेबाजी भी की। देखते ही देखते घर के ठीक सामने कचरे का ढेर लग गया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से सामने आई एक तस्वीर ने वहां की बदहाल सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल कर रख दी। वहां के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी बाढ़ और बारिश के दिनों में उठानी पड़ती है, क्योंकि बारिश के दिनों में रास्ते इतने खतरनाक हो जाते हैं कि जरूरी काम के लिए भी लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है। ऐसी एक तस्वीर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के गृह क्षेत्र चौबट्टा खाल से सामने आई, जहां एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक शख्स की तबीयत बिगड़ने के बाद कुछ लोगों ने बांस की मदद से एक चारपाई बनाई और उस पर मरीज को बैठाकर उफनती नदी पार की। नदी का बहाव इतना तेज था कि जरा सा भी संतुलन बिगड़ता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने बताया कि उनके इलाके में सड़क निर्माण की स्वीकृति साल 2021 में ही मिल गई थी, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। वहीं दूसरी सड़क टूट जाने की वजह से नदी पार करना उनकी मजबूरी बन गई है। महाराष्ट्र सरकार प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर सख्ती की तैयारी कर रही है। तेजी से बढ़ते कोचिंग सेंटर्स को दायरे में लाने के लिए और उनकी बढ़ती मनमानी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कानून का एक ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक कोचिंग सेंटर 13 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं कर पाएंगे। कोचिंग संचालकों के लिए यह नियम तय होगा कि वो एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा कक्षाएं नहीं लेंगे। पाठ्यक्रम के बीच में कोचिंग संचालक फीस भी नहीं बढ़ा पाएंगे। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के कोचिंग संचालकों को बची हुई फीस 10 दिन के भीतर लौटानी होगी। फीस ना लौटाने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य होगी। कोचिंग संस्थान रैंक, नंबर और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की गारंटी देने वाले भ्रामक दावे भी नहीं कर पाएंगे। कोचिंग संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर कोर्स की फीस और सुविधाओं की पूरी जानकारी मुहैया करानी होगी। प्रस्तावित कानून के तहत 25 से ज्यादा छात्रों को पढ़ाने वाले सभी निजी कोचिंग सेंटर्स को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ड्राफ्ट में छात्रों और टीचर दोनों के लिए साप्ताहिक छुट्टी अनिवार्य की गई। त्योहारों के दिन कोचिंग संस्थानों को छुट्टी हर हाल में देनी होगी ताकि बच्चे और टीचर परिवार के साथ अपना वक्त बिता सके। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को एक काउंसलिंग सिस्टम स्थापित करना होगा ताकि तनाव से जूझ रहे छात्रों को तुरंत सहायता मिल सके। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में होमगार्ड के एक जवान के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया गया कि सड़क पर आड़े तिरछे खड़े ई रिक्शा और ऑटो के बीच एक एम्बुलेंस फंस गई थी, जिसके बाद होमगार्ड के जवान ने गाड़ियों को हटवाने की कोशिश की, लेकिन एक ऑटो ड्राइवर और उसकी 2 बहनें इस बात से भड़क गईं और उन्होंने जवान पर हमला कर दिया। एक युवती ने जवान का कॉलर पकड़ लिया, जबकि दूसरी युवती उस पर डंडे से हमला करने लगी। ये सब बीच बाजार हुआ, जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। जवान ने उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की और वहां से जाने लगा, लेकिन दोनों बहनें भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। बाद में जवान की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। राजस्थान के सिरोही में एक स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग पूरी ना होने से नाराज छात्रों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। छात्रों के इस प्रदर्शन में गांव वालों ने भी साथ दिया और वे भी छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। मामला उडवारिया गांव के राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। छात्रों का कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई विषयों की नियमित कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। हमारे विद्यालय में इतना बहुत कम है और हम पढ़ भी नहीं सकते और हमारा आधा कोर्स बाकी पड़ा है और कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है। बताया गया कि इस स्कूल में शिक्षकों के कुल 22 पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 11 शिक्षक ही कार्यरत हैं, यानी 11 पद लंबे समय से खाली हैं। छात्रों और गांव वालों ने इलाके के जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की, लेकिन जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे स्कूल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश के सागर में टूटी सड़क के विरोध में स्कूली छात्राओं ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने टूटी दलदल वाली सड़क को धान का खेत ही बना दिया।
शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं धान लेकर टूटी सड़क पर पहुंची और सड़क पर भरे पानी में धान लगाकर विरोध जताया। सड़क की दुर्दशा से परेशान छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करके प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान खींचा। हम लोग की ये समस्या जाती है, यहाँ पर रोज आते हैं हम लोग, ड्रेस गंदी होती है, यहाँ पर गिरती हैं लड़कियाँ। छात्राओं का कहना है कि वो पहले भी कई बार सड़क बनवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। छात्राओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सड़क नहीं बनी तो वो आंदोलन तेज करेंगी। इंडोनेशिया ने वन्य जीवों के इलाज के लिए वनतारा के साथ बड़ी साझेदारी की है। इस योजना के तहत वन्य जीवों के इलाज के लिए 10 मोबाइल अस्पताल दिए जाएंगे। हाथियों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों और पशु डॉक्टर्स को प्रशिक्षण मिलेगा। इंडोनेशिया में वेक अम्बस के एलिफेंट ट्रीटमेंट सेंटर को बेहतर बनाया जाएगा। इससे वहां रहने वाले 160 से ज्यादा सुमात्राई हाथियों की देखभाल और इलाज में मदद मिलेगी। इस योजना में वनतारा और फौना लैंड सहयोग कर रहे हैं, जबकि इसकी जिम्मेदारी इंडोनेशिया की सरकार के पास रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।